नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। आज जो हम पेपर लेकर आए हैं वह एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो हुई थी 26 फरवरी 2017 में, यह उसका प्रश्न पत्र है। आज हम इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह जो वीडियो है आपके जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। शब्द शक्तियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आप सभी को पता होगी 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? तो अभिधा शब्द शक्ति जो है वह जिसका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें उत्पन्न भाव को वाच्यार्थ कहा जाता है, ठीक है। और लक्षणा का सामान्य साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है, अर्थात जिस वाक्य का समान अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन वह वाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि वह शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य का लक्षण बताया जाए। और ऐसे जो शब्द शक्ति होते हैं लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है, और वहाँ पे जो भाव उत्पन्न होता है वो लक्ष्यार्थ भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है वो वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ पे वाक्य तो साधारण होते हैं लेकिन उसका प्रत्येक पाठक और श्रोता के लिए अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है, भिन्न भिन्न अर्थ होता है, कह सकते हैं। इसमें जो उत्पन्न भाव होता है उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है सी, महात्मा गांधी ने, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 ईस्वी में स्थापित किया गया और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और एनी बेसेंट जी, ठीक है। यह एक प्रमुख हिंदी सेवी संस्था है जो कि भारत के दक्षिण राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका में भारत के स्वतंत्र होने के पहले, काफ़ी पहले से कह सकते हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, ठीक है। सन 1964 ईस्वी में संसद के अधिनियम के द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया, ठीक है। और सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। अभी अगर हम बात करें तो ये जो सभा है इसका जो केंद्रीय कार्यालय है वो चेन्नई मद्रास में है और इसकी शाखाएं जो हैं दक्षिण के चारों प्रांत में है और दिल्ली में इसका संपर्क कार्यालय है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? तो उन्होंने 5 वर्गों में रखा था, ठीक है। 5 वर्ग कौन से थे? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी और उसकी उपबोलियों को रखा, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती और अहिरावटी को रखा, मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत ढूंढाड़ी और उनकी उपबोलियों को रखा और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी और रांगड़ी को रखा और दक्षिण राजस्थानी के अंतर्गत निमाड़ी बोली को रखा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं? 4 विकल्प है, सही विकल्प बताना है। बी होगा प्लेटो, ठीक है। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा 380 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया, जिसमें सुकरात की वार्ताएं वर्णित हैं। इन वार्ताओं में न्यायनगर और न्याय प्रिय मानव की चर्चा या प्लेटो की कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ रचना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, भोजपुरी, ठीक है। पश्चिमी सीमा की जो मगही है वो भोजपुरी से प्रभावित है। मगही या मागधी कह सकते हैं।
भारत के दक्षिण पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, बोली है। इसका निकट का संबंध भोजपुरी, अवधी और मैथिली भाषा से है। ठीक है, और अक्सर ये भाषाएं एक ही साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती हैं। चलिए आगे देखेंगे। मुख्यतः यह बिहार के गया, पटना, नालंदा, राजगीर, जहानाबाद, अलवर, नवादा, शेखपुरा, लखीमसराय, मुंगेर और साथ ही जमुई, औरंगाबाद के कुछ इलाकों में भी बोली जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं कौन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, ठलुआ क्लब जो है वो बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं यह त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र का लिखा है। 1937 ईस्वी में जैनेन्द्र ने इसे लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाता है? तो यह जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 120। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु भाग 17 में हिंदी भाषा के बारे में बात की गई है, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसमें लिखा गया है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे बोली गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, दिवाली। ठीक है, दिवाली अज्ञेय का नहीं, यह अशोक भटनागर का है। ठीक है, अशोक भटनागर का है। और परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी, ये तीनों जो है वो अज्ञेय की कहानियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, हरियाणवी को यह मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं। और हरियाणवी बोली जो है वह दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, पूर्वी हिसार जैसे इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है, और इसका पंजाबी और राजस्थानी पर भी पर्याप्त प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है डी, कुंतक का। ठीक है, सॉरी, यह जो इस रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम यह जो कथन है यह जगन्नाथ जी का है, पंडित राज जगन्नाथ का है, कुंतक का नहीं, पंडित राज जगन्नाथ का है। ठीक है, और पंडित राज जगन्नाथ जी जो हैं वो एक उच्च कोटि के साहित्य शास्त्र थे। ठीक है, इनका जो ग्रंथ है वह है रस गंगाधर। ठीक है, रस गंगाधर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रेमाश्रम जो है वह 1922 ईस्वी में लिखी गई। रंगभूमि का समय है 1925। कायाकल्प का समय है 1927 और निर्मला का समय है 1927 ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर कायाकल्प और फिर निर्मला। इसके उपरांत सेवा सदन का समय है 1918, गबन का 1928, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र अपूर्ण है। ठीक है, प्रेमाश्रम की बात करें तो प्रेमाश्रम में
इनकी पहली ग्रामीण कृति है और इसमें उन्होंने राष्ट्रीय संघर्षों को दिखाया है, ठीक है। और रंगभूमि नौकरशाही और पूंजीवाद के साथ साथ जनसंघर्ष के तांडव, सत्य, निष्ठा और अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन में उपस्थित मद्यपान और स्त्री दुर्दशा का भी चित्रण किया है। कायाकल्प जो है इनका आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। पूर्व जन्म और भावी जन्म के कल्पनात्मक चित्र इस इनके उपन्यास में कर्म और असंस्कारों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। निर्मला में इन्होंने अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की जो है बहुत दुखांत और मार्मिक कथा कही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध है निम्नलिखित में से? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी, उत्साह, ठीक है। उत्साह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन जो है वह हुआ था 1912 ईस्वी में। सही विकल्प हो जाएगा डी। यह जो है वह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। और यह स्वदेश प्रेम पर आधारित है और वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं इस कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं कौन? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वह है सी, श्याम सुंदर दास, ठीक है। आचार्य श्याम सुंदर दास जी हैं रूपक रहस्य और इसका समय है 1931 ईस्वी। श्याम सुंदर दास जी के अन्य पुस्तकों को बात करें तो हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 भाग 2 1909 से 1914, साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 और रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य भाग 1 1935, हिंदी के निर्माता भाग 1 और भाग 2 दोनों का प्रकाशन 1940 और 1941 में हुआ। मेरी आत्मकहानी 1941, कबीर ग्रंथावली 1928, साहित्य लेख 1945, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और इन्हें किसने कहा था? तो डॉक्टर अशोक उपाध्याय जो बरेली कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा था, ठीक है। क्योंकि पंत जी ने हिंदी साहित्य में छायावादी युग का इनकी कृतियों से आरंभ माना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? प्रकृति में मानवीय व्यवहारों और ऐसी कृतियां लिखी जो प्रकृति में मानवीय व्यवहारों और मनोभावों की काव्य में प्रस्तुति व्यक्त करती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, लाजपत महिमा जो है वो जीवनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कवि वचन सुधा, ठीक है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन जो है वो एक हिंदी समाचार पत्र था। 15 अगस्त 1867 ईस्वी में इसका प्रकाशन वाराणसी से इन्होंने किया था, ठीक है। वाराणसी से आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कवि वचन सुधा के बारे में रामविलास शर्मा ने कहा है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है हमारा, कलम का सिपाही जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, प्रेमचंद के, ठीक है। और प्रेमचंद की पहली प्रमाणिक और मुकम्मल जीवनी है, ठीक है। कलम का मजदूर। इसमें प्रेमचंद की कृतियों के जीवंत ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक परिवेश प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रेमचंद का वास्तविक व्यक्तित्व उभर कर पाठकों के समक्ष आ जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो वह लिखा गया फ्रेंच भाषा में। ठीक है, फ्रेंच भाषा में इस्तवार दला लित्योर एंदुई एंदुस्तानी किसने लिखा था? गार्सा दी तासी ने। ठीक है, गार्सा दी तासी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो केलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए, पुरानी बैसवाड़ी। ठीक है, तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, 1929 ईस्वी में। और यह किसका उपन्यास है? तो जयशंकर प्रसाद जी का यह उपन्यास है। ठीक है, इसकी कथा वस्तु मध्यम वर्ग से संबंध रखती है और समाज के पर्याप्त चित्रों को उभारती हुई हमें दिखाई देती है। इसमें वेश्याओं की स्थिति के साथ ही काशी, प्रयाग, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों के साधु संतों का वर्णन एक दिखाई दिया है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, यथार्थ को विस्तार देने की दृष्टि से इन्होंने इस उपन्यास को लिखा। एक विरोध भी दिखाया है, विरोधात्मक है, पक्ष लिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सौंदर्यम अलंकारः किस आचार्य का कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, वामन का यह कथन है। ठीक है, सौंदर्यम अलंकारः, और वामन प्रसिद्ध अलंकारवादी आचार्य थे। ठीक है, इन्होंने रीति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है, रीति को ये काव्य की आत्मा मानते थे। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की बात करें तो इसमें जो है 5 अधिकरण है और प्रत्येक अधिकरण एक एक अध्यायों में विभाजित है। और प्रत्येक अधिकरण में कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में टोटल 12 अध्याय हैं। ठीक है, 5 अधिकरण और 12 अध्याय हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुतुबन की रचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है सी, मृगावती। ठीक है, मृगावती प्रसिद्ध सूफी कवि कुतुबन की रचना है। ठीक है, और इसकी रचना 1503 ईस्वी में कुतुबन ने की थी। इसमें चंद्रनगर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा को वर्णित किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1948 ईस्वी में अशोक का फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध संग्रह है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसे उदाहरण भी दिया है कि परगी प्रेमनंद लाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, दृष्टांत अलंकार यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, पाली। ठीक है, पाली को मागधी कहते हैं यहाँ के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता में उद्धृत हैं? तो हम सभी जानते हैं, आसान सा प्रश्न है, सरोज स्मृति में, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह सरोज स्मृति से ही लिया गया है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में रचित है? सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा, हम सभी जानते हैं
अवधि। अवधि भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई है। 16वीं सदी का एक महाकाव्य है। ठीक है, बहुत ही महान कृति। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं कौन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित। ठीक है, आनंद प्रकाश दीक्षित जी का यह ग्रंथ है, रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है कौन सा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, रिटॉरिक। रिटॉरिक अरस्तु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ए, 1922 ईस्वी में, और यह प्रसाद जी का प्रमुख नाटक है और इसका प्रकाशन लोक भारती प्रकाशन से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं कौन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस रस का अस्थायी भाव विस्मय है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सही विकल्प हो जाएगा ए, अद्भुत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं, यह प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी की कृति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बल्कि प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये सारी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो 4 विकल्प दिया, हमें बताना है। सही विकल्प है हमारा ए, आदर्श हिंदू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, संतति वक्रता। ठीक है, वहाँ पे संतृप्ति वक्रता होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तरुण के स्वप्न शीर्ष कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, आत्मकथा है। ठीक है, यह एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? तो होमर। ठीक है, होमर प्राचीन यूनानी महाकाव्य के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजनीति परक व्याख्या पे विचार प्रस्तुत नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, मानसी। मानसी इनका नहीं है। ठीक है, मानसी जो है वह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक, और राम नरेश त्रिपाठी की 4 कृतियां मिलती हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। ठीक है, बाकी सारे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक हैं कौन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, पुष्पदंत। अपभ्रंश भाषा के महाकवि पुष्पदंत की रचना है जसहर चरित्र, और अन्य रचनाएं हैं महापुराण, नाग कुमार चरित्र या नय कुमार चरित्र, और जसहर चरित्र जिसे यशोधर चरित्र भी कहा जाता है। जसहर चरित्र की बात करें तो इस 4 संधियों में इसको पूरा लिखा गया है। इसके नामानुसार इसमें यशोधर का चरित्र, इसे यशोधर चरित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो यशोधर का चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आई.ए. रिचर्ड्स का नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, पोएटिका इनका नहीं है। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक ये तीनों रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चंदायन रचना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1779 ईस्वी में चंदायन की रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? देखिए, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन ने ही पहला प्रयास किया था। बिहारी शब्द को भाषा के मायने में जोड़ने का पहला प्रयास अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, मिश्र बंधु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं कौन? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, अज्ञेय। ठीक है, जो कि इनके उपन्यास में प्रभाव दिखता है शेखर एक जीवनी में। ठीक है, और एक इनका और उपन्यास था नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, सुमित्रा नंदन पंत ने यह बात कही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है, काव्यम यरा सेर्थ कृते व्यवहार विधे शिवे तर्छते सद्दः परिनिवृत्त्यै कांता सम्मित तयोपदेश युतये। ठीक है, यह पंक्ति किसने भी लिखी हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है बी, यह मम्मट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अपनी रचना काव्य प्रकाश में उन्होंने बोला है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक। ठीक है, उद्धव शतक डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पदरचना रीति ही विशेषो गुणात्मः कहने वाले रीति तत्व के वास्तविक मर्मज्ञ हैं कौन? सही विकल्प हो जाएगा सी, वामन। ठीक है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने सबसे पहले रीति को काव्य की आत्मा माना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं कौन से उपन्यासकार इनसे प्रभावित थे? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, जासूसी उपन्यास इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं इनसे प्रभावित होकर। आगे बढ़ेंगे। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1951 ईस्वी में काव्य विमर्श का प्रकाशन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नवजागरण सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो हमें सुमेलित करना है, मतलब हमें क्रम से लगाना है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, उसके उपरांत आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है, हम सभी जानते हैं क्रोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 2। ठीक है, कौन? महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, चलिए, वैसे काव्य और भी 2 रूपों में बताया गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, पौमचर्यु। ठीक है, पौमचर्यु जो है वो अपभ्रंश भाषा में रामचरित
पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, पद्म प्रसून। ठीक है, पद्म प्रसून इनका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है। ठीक है, आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सौमिध्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में है? तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी, ब्रज भाषा में। ठीक है, बिहारी की यह पंक्तियां हैं। आसान सा प्रश्न है, विस्तृत में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, तो कौन नहीं है? डी, भगीरथ मिश्र। ठीक है, भगीरथ मिश्र जो है मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बाकी शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा ये तीनों ही मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो हम सभी जानते हैं कैमास वध जो है वह पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, चंद्रवरदाई का लिखा यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अस्कोली ने। ठीक है, अस्कोली ने सबसे पहले सुझाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान से प्रश्न है, इसलिए इसमें विस्तार नहीं बता रहे हैं। 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत होकर के हिंदी को राजभाषा घोषित की थी, भारत की राजभाषा घोषित हुई थी। ठीक है, उसी दिन से यह दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कछुआ धर्म किसका निबंध है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सही उत्तर है डी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी केंद्रीय निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1943 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इश्कनामा किसका काव्य है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, बोधा। ठीक है, बोधा जो थे वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, चलिए इश्कनामा और इनका एक और है विरह वारिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम हमें बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, सबसे पहले सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि और निहार। सांध्य गीत का समय है 1936, नीरजा का समय है 1900 नीरजा का समय है रश्मि का समय देख लेते हैं, नीरजा का भी क्लियर नहीं है, नीरजा का 1900 शायद कुछ है, आप हमें बताइएगा। रश्मि का जो समय है वह है 1932 और निहार का जो समय है वह है 1930। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारे हिसाब से सही उत्तर इसमें हो जाएगा विकल्प डी हमारा। ठीक है, नहीं निहार सांध्य गीत का समय है 1936, नीरजा 1934, रश्मि 1932 और निहार 1930। अच्छा, अवरोही क्रम में हमें बताना है। ठीक है, सही है, अवरोही क्रम में बताना है, तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1830।
73 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय उही कहाय बौराय जग इही पाए बौराय, यह किस रूप का शब्दालंकार है? तो हम सभी को पता है बचपन से ही, यह यमक अलंकार है। ठीक है, आसान आसान सा प्रश्न है इसमें, तो फटाफट कर ले रहे हैं, विस्तार की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, संस्कृत। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमान। ठीक है, यह प्रेमचंद की कहानी है। ठीक, बाकी सारी प्रसाद की। आगे बढ़ेंगे, निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है, कौन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बघेली। ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, बाकी कौरवी कन्नौजी बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, 1903 सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए थे? तो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत बार ये प्रश्नों को हल किया है हमने। ठीक है, चलिए 1903 से 1920 तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवसेन ने। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने नहीं किया। ठीक है, सही विकल्प होगा ए, इन्होंने खंडन किया है, विरोध किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है, सही उत्तर क्या होगा? सी, रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भाट भाषा किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा डी, डिंगल को। ठीक है, डिंगल को भाट भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, आसान सा प्रश्न है, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और इसका समय आप कमेंट करके बताइए, यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए, इनकी अन्य रचना है चुकते चौपदे, चौखे चौपदे। ठीक है, अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर हो जाएगा खंडे काव्य। ठीक है, जिसकी रचना 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास हुई और अब्दुल रहमान ने किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? तो बहुत आसान सा, किसने कहा? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किस निम्नलिखित में से किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वह हैं सूरदास जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। ठीक है, इसके अंतिम पद में सूरदास जी ने पूछता है कि किसमें सूरदास जी ने अपने वंश परंपरा के बारे में बताया है? तो साहित्य लहरी में अंतिम पद में। ठीक है, अंतिम पद में अपनी वंश परंपरा के बारे में बताया है, जिसके अनुसार सूरदास जी का नाम सूरजदास है और ये चंद्रवरदाई के वंशज सिद्ध हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन बौद्ध धर्म की भाषा है? तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, पाली। पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया? तो जो विष्णु संप्रदाय है उसे रुद्र संप्रदाय से भी अभिहित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं लहरों का राजहंस जो है वो मोहन राकेश का नाटक है, और इस नाटक में इन्होंने ऐतिहासिक कथा और चरित्रों के माध्यम से आधुनिक मानव के अस्तित्व के उनके जो संकट हैं उनकी समस्या को, आंतरिक संघर्ष को, पार्थिव अपार्थिव मूल्यों के द्वंद्व को, स्त्री पुरुष के दाम्पत्य और उनके यौन संबंधों को बहुत ही सुंदर निरूपण किया है। इसमें 3 अंक हैं। ठीक है, इस नाटक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह है सी, 2 भेद किए हैं। ठीक है, पहला पूर्वी अपभ्रंश और दूसरा पश्चिमी अपभ्रंश, पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं, या मतलब पूरा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। सही विकल्प हो जाएगा बी। गिलक्राइस्ट के आग्रह पर इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरित, जिसे आध्यात्म रामायण भी कहते हैं, और इसके अलावा हिंदी पर्शियन शब्दकोश। इनकी भाषा पे जो है वो संस्कृत का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। खड़ी बोली गद्य का आरंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों में सदल मिश्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे बढ़ेंगे। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, पाली। पाली जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था माना, जो प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ठीक है, और इसको इन्होंने वियोगात्मक भाषा कहा है अपभ्रंश को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है? तो यह हो जाएगा डी, कविप्रिया। कविप्रिया जो है वो केशव दास का ग्रंथ है। ठीक है, बाकी जितने इसमें हैं काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, यह सभी इनका है। और अगर हम केशवदास के ग्रंथों की बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचरित, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1918 में। ठीक है, प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतिम प्रश्न है, वक्रोक्त जीवितम के लेखक हैं कौन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आचार्य कुंतक। ठीक है, ये वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक भी रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र को लेकर, तब तक पढ़ते रहिए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।